अब कभी बुलेट चलाइए तो देखिए उसकी एक जो गर्जन होती है ना, राइट। आप ये मान के चलिए कि वो गर्जन ना महिलाओं की है। लेकिन आज भी जो हेल्थ सैनिटेशन की बात करें तो वो आज भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे को एक सोशल बाउंड्रीज में कैद कर दिया। और उस दिन मैं बाइक चला रही थी और बाइक चला करके मैं सीधे मसूरी गई, वहां एंड किया मैंने कि जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों एक रोड एक्सीडेंट में देवर नो मोर। ड्यूरिंग द बाइक राइड आती हैं, हम उसे फेस करते हैं और हर एक चुनौती हमें और स्ट्रांग बनाती है कि बेटा मम्मा तो है, लेकिन मम्मा वो नहीं है कि जिसके ऊपर आपने पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना है, क्योंकि मम्मा भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तुम नहीं कर पाओगी, अकेले सफ़र नहीं कर पाओगी, रात को घर से बाहर नहीं जा पाओगी, बुलेट तो चला ही नहीं पाओगी। कितनी बार हम सबने यह सुना है जब एक महिला को आगे बढ़ने से पहले ही टोक दिया जाता है। लेकिन आज हमारे साथ है वह महिला जो समाज की इसी नहीं कर पाओगे की सोच को बदल रही हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास सीरीज छाप। आज की जो शख्सियत हैं उन्होंने महिला बाइक राइडर का एक ग्रुप बनाया और दूरस्थ गांव में महिलाओं को जाकर उनके अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो कर ही रही हैं, इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। राज्यपाल उन्हें आयरन लेडी कहते हैं तो स्कूली बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी मेहमान ममता पांगती नागर जी से। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। आपने महिला सशक्तिकरण की ठानी, तो सबसे पहले बुलेट का सफर क्यों चूज किया? देखिए, महिला सशक्तिकरण की ठानी, और बिल्कुल मैं आज भी अपने कॉन्सेप्ट को लेके बहुत क्लियर हूँ। और बाइक की जब बात आती है तो महिला और बाइक एक कनेक्टिविटी नहीं आती है। अगर आज भी घर में ये कहा जाए कि महिला के लिए, बेटियों के लिए हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, तो एक सोशल टैबू आता है कि इनको एक्टिवा दे दीजिए, इनको जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक दे दीजिए जिससे इनको चलाना आसान होगा, क्योंकि ये बाइक नहीं चला पाएगी। और उसी घर में अगर लड़के के लिए आता है कि भाई इसको गाड़ी खरीद के देनी है, तो कहा जाता है कि इसको तो बाइक ही दिलानी है। तो एक जो सोशल स्टिग्मा है ना हमारा, उस स्टिग्मा को हटाना जरूरी था। तो ऐसा नहीं कि मुझे चैलेंज नहीं लगा होगा जिस दिन मैंने पहली बार ये सोचा होगा कि मुझे बाइक तो चलानी है, और बाइक भी मुझे रॉयल एनफील्ड ही चलानी है, सबसे भारी बाइक चलानी है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज देना था कि महिलाओं के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है, बहुत शक्ति होती है। अगर जो वो उसे पहचान ले तो मैडम बाइक कुछ भी नहीं है। आज की महिला जेट एरोप्लेन चला रही है। तो एक जो टैबू था, एक जो सोशल स्टिग्मा था, मुझे उसको हटाना था। एज एन चैलेंज मैंने इसको एक्सेप्ट किया, लिया, और आज आप देख ही रहे हैं कि बाइक राइडिंग के माध्यम से मैं दूर से सुदूर एरिया में चली जाती हूँ अपनी सोशल कॉज, जो कि मैं, बिकॉज देखिए मेरा मन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि बाइक राइडिंग के माध्यम से मैं उत्तराखंड के, चाहे भारत के आप कहिए, चाहे हम इवन इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे भी काम करें, हर एक उस कोने पे पहुंचे जहां पर महिलाओं को वाकई सशक्तिकरण की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आपके अंदर रहती है कि आपको बहुत ऐसा कुछ करके दिखाना है जो बिल्कुल एक नॉर्मल एक धारा बह रही है उससे अलग हटके, उसके एक विपरीत दिशा में। और ये मेरे अंदर शुरू से ही था। जी। तो जब आपने ये सोचा कि मुझे बुलेट से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, तो कितने लोगों ने आपसे ये कहा होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा? यस, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो सारे के सारे लोग मेरे लिए एक चैलेंज बन के आए। और मैंने अपने मन में ये ठानी कि नहीं, मेरे से ही होगा। और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी दिया। आज मेरे पास में रॉयल एनफील्ड के साथ में मैं बाइक राइडिंग करती हूँ। मेरे पास में महिलाओं का समूह है जो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में कनेक्टेड है। उन सभी का एक सोशल कॉज रहता है। और जब महिलाएं और बाइक की बात आती है तो अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अब कभी बुलेट चलाइए तो देखिए उसकी एक जो गर्जन होती है ना, आप ये मान के चलिए कि वो गर्जन ना महिलाओं की है। वो ये कह रही हैं कि देखिए अब एक सोशल स्टिग्मा, एक सोशल टैबू से हम
दूर आ रही हैं। और जब हम्म। कोई महिला बाइक सड़क पे चला रही होती है ना, तो ये एक ऐसा सशक्तिकरण का मैसेज जाता है, एक ऐसा पावर का मैसेज जाता है, एक ऐसा चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मैसेज जाता है कि वो कुछ बोलेंगी नहीं, बस उनकी बुलेट बोलेंगी और सोसाइटी फिर उसको एक्सेप्ट करती है। और जब मैं बाइक राइडिंग के माध्यम से जाती हूँ तो मुझे तो सर हमेशा थम्स अप मिलते हैं। पीपल अप्रिशिएट दैट वे। तो आपने महिलाओं को जब एक साथ कनेक्ट किया तो फिर आपने एक ग्रुप बनाया, राइट। उसे एक नाम दिया। जी। तो इस मंच से कितनी महिलाएं जुड़ गई हैं? देखिए, महिलाओं को कनेक्ट किया, नाम दिया मनुशक्ति बाइकर्स ग्रुप। इससे महिलाएं, देखिए नाम में ही शक्ति है, शक्ति है। मनु की हम सब संतान हैं। तो जब हम सब महिलाएं अपनी शक्ति पहचानेगी तो एक शक्ति जो है उसका उत्सर्जन होगा, एक मैसेज जाएगा समाज में। तो मेरे साथ में जब मनुशक्ति एक जो नाम आया ना, तो वो मनुशक्ति नाम ने ही बहुतों को ये सोचने पे महसूस कर दिया, मजबूर कर दिया कि भाई दिस इज अ वेरी पावरफुल नेम। ये तो बिल्कुल नौ दुर्गा की नौ शक्ति को जो है आगे लाने वाली है। और इसका मैसेज जब बाकी महिलाओं पे गया कि मैडम बाइक चला रही है, हमें डॉट में कनेक्ट कर रही है और विद अ सोशल कॉज कर रही है। और खासकर उन महिलाओं के लिए जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शिक्षा का भी अभाव है और बाइक चलाना मैडम बहुत दूर की बात है। तो जब मैं अगर आपको याद हो तो देवीधुरा गांव है, वहां पर वनाग्नि हुई थी बहुत बड़ी। देवीधुरा गांव वाज द एपिसेंटर ऑफ द वनाग्नि, जैसे मैं नैनीताल में बहुत बड़ी वनाग्नि थी। तो आई वाज द वन, सर मैंने अपनी बाइक उठाई यहाँ से, क्योंकि सोशल कॉज तो हमेशा रहता है। बाइक लेकर के मैं नैनीताल के देवीधुरा गांव में गई, वहाँ की महिलाओं से मिली और वहाँ पर जितनी भी परेशानियां वो बिकॉज ऑफ वनाग्नि वो देख रही थी, उसके उनके साथ में मिलके उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्ट करवाया, वहाँ के गांव के प्रधानों को कनेक्ट करवाया और किसी तरीके से उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो परेशानियां थी, उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाया। लेकिन क्योंकि बाइक के माध्यम से गई थी तो फॉर देम इट वाज अ ग्रेट मैसेज कि एक महिला देहरादून से, हम परेशान हैं, हम वहां पर देवीधुरा गांव में हैं और ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने के लिए, कंसर्निंग अथॉरिटीज को पहुंचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। तो मैडम ये महिला सशक्तिकरण का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है या नहीं जाता है? और फिर साथ में, क्योंकि इट्स अ टाइम वेरी गुड फॉर वी पीपल लाइक कि हमें अपनी सोसाइटी को अब जो हमें मिला है यहाँ से, हमें उसे उन्हें देना है। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम में आपको लगता है यू आर डूइंग अ गुड कॉज फॉर द सेक ऑफ योर सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ योर अपने राज्य के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री। एक मैसेज भी जा रहा है, सोशल कॉज भी हो रहा है। और हम लोग को तो सर, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि वहाँ के गांव के प्रधान ले लीजिए, वहाँ के लोकल महिलाएं ले लीजिए, वहाँ के लोकल रेजिडेंट ले लीजिए, वो इतने हेल्पफुल रहे मेरे लिए कि एक महिला आ गई है, बाइक लेके अकेले आ गई है, हमारी बात को समझने के लिए आ गई है। वो मेरी ऊर्जा थी, वो मेरी एनर्जी थी। और वो एनर्जी आज भी ऐसी है सर कि आप कहीं कहिए, महिलाएं ऐसी है मेरे साथ तैयार, कहती मैडम कहाँ जाना है, किस सोशल कॉज के लिए जाना है, वे आर देयर विद यू। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी अट्रैक्टिंग द एनर्जी, वन विमेन एम्पावरिंग द अदर वुमेन। और जब एक शक्ति दूसरी शक्ति से मिलती है तो सर महाशक्ति का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल। तो जब ये महिलाएं आपके साथ जुड़ी तो क्या इन्हें बुलेट चलाना आता था या आपने ट्रेंड किया, कैसे रहा? इनमें कई महिलाएं ऐसी थी जो ऑलरेडी बुलेट चला रही थी, पर उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इनके बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, कॉज कई बार डिफाइंड नहीं होते हैं। ये महिलाएं जुड़ी, उनमें कई ऐसी महिलाएं थी जो इन महिलाओं को देख के और हम लोगों को देख के, क्योंकि हम सोशल कॉज के लिए जा रहे हैं, कभी सर वोटिंग कैंपेन के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, कभी हम एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए जा रहे हैं, कभी हम जंगलों में जाके पॉलिथीन कूड़ा ये सब उठा करके, सर उठाया तो हमने इतना होगा लेकिन मैसेज बहुत बड़ा चला गया उसका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नए बच्चे थे जिनको मन था, मेरी खुद की फ्रेंड की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो कह रही थी कि उसे एक ना नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी इन द सेंस टू व्हीलर नया लेना है। तो आई सेड ओके, बट मैंने उसको कहा कि सुनो, हम लोग इस तरीके से अपने जो है सोशल कॉज के लिए हम बाइक राइडिंग का हिस्सा अगर तुम बनना चाहती हो तो बनो। वो हमारे साथ बाइक राइडिंग में गई एंड शी वाज द वन जो पीछे बैठ करके गई। और जब वो वापस आई तो उसने मुझे कहा मैडम ऐसा है, मैं जो है गाड़ी लेने की सोची थी टू व्हीलर, मेरे दिमाग में एक्टिवा था पर मैं अब बाइक लूंगी। तो वो जो प्रेरणा उसे मिली, जो उसने महिलाओं का समूह देखा, राइट, जो वो एनर्जी लेवल देखी, तो उससे उसको प्रेरणा मिली। और जब उसने बाइक सीखी, अब मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ, उसने बाइक सीखी, बाइक सीखने के बाद हमसे कनेक्ट हुई और आज देखिए वो कहाँ नहीं पहुंच रही है। तो जरूरत है कि महिलाओं को प्रेरित भी करना, क्योंकि घर वालों को जब तक सपोर्ट नहीं होगा, जब तक घर वाले ये समझेंगे नहीं कि हम तो नौ दुर्गा की पूजा करते हैं मैडम, पूरे के पूरे 9 दिन मेरे घर में भी जो है पूजा पाठ पंडित सब कुछ होता है। हम नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे घर में हमारी बहू बेटी, हमारे ये सब क्या है, हमारी नौ दुर्गा के रूप ही तो है। और किसने कहा कि नौ दुर्गा के इतने रूप में जो है काली नहीं है, दुर्गा नहीं है? आप देखिए ना, अगर वो माँ की तरह नर्चर कर रही है,
प्रकृति बनी हुई है, आपका परिवार संभाल रही है, तो भाई उसके अंदर इतनी इतनी पावर है कि फिर वो जो है शुंभ निशुंभ जो हम पढ़ते हैं ना पूरा, कि जो है मधु कैटभ दो मारे, तो वो भी दुर्गा ही है सर। तो जब आप बाइक से इन गांव में पहुंची तो आपको महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? मैम बहुत ही आयरनी है कि हम इतनी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज भी जो हेल्थ सैनिटेशन की बात करें तो वो आज भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो जब मैं गांव में बहुत ही इंटीरियर एरियाज में गई और उस इंटीरियर एरिया में गई जहाँ पर वाकई 2-3 टाइम का लाइवलीहुड भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। तो ऐसे टाइम पे जब पूरा परिवार किसी तरीके से संगठित होकर सिर्फ कमाने की सोच रहा है और सर्वाइवल की सोच रहा है, तो ऐसे में महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन की तरफ कितने लोग ध्यान देते हैं। और वहाँ पर क्योंकि मैं महिला थी, क्योंकि बाइक राइडिंग के माध्यम से मैं उन्हें मिल रही हूँ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई एक एनर्जी से वो मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात मेरे सामने कही कि मैडम यहाँ हमें इस तरीके की हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड बहुत परेशानियां जो हम खुल के इसलिए नहीं कह सकती हैं क्योंकि फिर वो समाज की बात आ जाती है यहाँ पर कि कई जगह पे सामाजिक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं खुल के बोल ही नहीं सकती हैं, फिर वो अपने अंदर ही बातों को रख लेती हैं। क्योंकि मैं एक महिला थी तो शायद वो मेरे से बोली, और क्योंकि जब वो मेरे से बोली तो मैंने उनकी बात आगे पहुंचाई। तो यहाँ पर भी ये देखना होता है कि महिलाओं के साथ में एक जो महिलाओं का खुद का एक बहुत ही सहज और सरल स्वभाव होता है, और जब वो देखती है कि कोई ऐसी महिला उनके सामने जो उन्हें समझ सकती है तो वो अपना दिल खोलती है सामने। आपका मोटिव है महिलाओं को जागरूक करना, सशक्त बनाना, बिल्कुल, स्वरोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ाना। जी जी। तो कैसे तैयारी करती हैं सबकी? देखिए आज की डेट में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो जब हम भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ये कोई जेंडर बायस तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जिस तरीके से पुरुष हैं और उनको रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स के मौके मिलते हैं, तो उसी तरीके से यही मौके हमने महिलाओं को भी तो मुहैया कराना है। अगर हम ये बोलते हैं कि पुरुष एक ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली का, तो उसी तरीके से कई महिलाएं भी तो हो सकती हैं। और जब तक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक वो किस प्रकार अपनी सोसाइटी को या अपने फैमिली को अपलिफ्ट कर पाएगी। देखिए महिला अगर कमाती है वो सबसे पहले अपने पैसे का कहाँ उसका योगदान सबसे बड़ा होता है, अपने बच्चों की शिक्षा में। बिल्कुल। वो ये सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया जाए। पहला योगदान तो उसका सबसे पहले अपने फैमिली में अपने बच्चों के लिए कंसर्न आता है। दूसरा योगदान उसका आता है कि घर में अगर कहीं किसी को कोई भी फाइनेंशियल जरूरत है, किसी आगे फर्दर अपलिफ्टमेंट के लिए, वो वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फिर उसके बाद में वो समाज में भी देखती है, ऐसा नहीं अपने आसपास देखती है। सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा होता है कि आज की डेट में अगर हम ये कहें कि रिश्तेदारी बिल्कुल कायम है, अच्छी है और जिंदा है आज के इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो महिलाओं की वजह से है, क्योंकि वो सब सुख दुख निभा लेती है। और हमारी तो, मैंने भी अपनी मम्मी को ऐसे देखा है कि एट द एंड ऑफ डे अगर मेरे पापा पूछते थे यार घर में कुछ फाइनेंशियल है क्योंकि कुछ करना है, तो वो अपने कोई सेविंग निकाल के सामने देती थी, और वो हमारे घर के लिए बहुत बड़ा उस समय एक बून होता था कि देखिए कहाँ से लिए। हम लोग को बड़ा अचरज होता था, पापा भी बड़ा सरप्राइज, अरे कहाँ से ले, कहते मैं मैनेज कर रही हूँ ना। तो जब बात आती है कि महिलाओं की मैनेजमेंट की, तो जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं होंगी, और आत्मनिर्भरता आर्थिक की। अच्छा, अब स्वरोजगार की बात मेरे दिमाग में क्यों आई मैडम? कुछ तो जैसे मैंने आपको पहले से कहा कि मैं अपने टीचर को बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी खुद की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है, मैं जो है मास्टर्स किया हुआ है मैंने, तो मैं एमकॉम हूँ प्लस मैंने एमबीए किया हुआ है, जिसमें जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाया भी यही सब्जेक्ट है 20 ईयर्स के लिए, तो जब हम पढ़ते और पढ़ाते थे तो क्या होता था कि हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते थे, और कहीं ना कहीं हम ये बोलते थे कि अगर हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, और हमारा विजन है अभी वैसे भी 2047 का कि हम लोग को जो डेवलप्ड इकोनॉमी बन के आना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टार्टअप जैसे वेंचर्स लगाए जाए। अगर स्टार्टअप जैसे वेंचर्स लगाते हैं तो फिर महिलाएं क्यों पीछे रहें इसमें? तो गांव में महिलाओं के लिए किस किस तरह के? देखिए क्योंकि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, मेरा ये मानना है कि हमारे पास में बहुत रिसोर्सेज हैं। आप सोलर प्लांट देख लीजिए, गांव में जमीन है, सूर्य की ऊर्जा है, भगवान की कृपा है, देखिए सोलर प्लांट्स लग रहे हैं। फिर बात करते हैं, आजकल सब लोग कह रहे हैं सर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। व्हाट डज ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स? इट मीन्स कि आपने जहां आप रह रहे हैं वहीं रह के, क्योंकि जोग्राफिकली हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि वहां रह के आप ऐसे फसलों का उत्पादन कीजिए, उसके लिए ऐसा मार्केट क्रिएट कीजिए जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी हो,
जिससे आप लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो और आपको बहुत ज़्यादा, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं, तो वो रिवर्स माइग्रेशन का हिस्सा ना बन करके हम लोग प्रोफेशनल रिवर्स माइग्रेशन का हिस्सा बन जाए, कि हम वहीं रह करके अपनी रिसोर्सेज को जो हमारे पास में अवेलेबल है, क्यों ना हम उस पर काम करें। अब जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं और वो महिलाएं क्या कर रही हैं कि जितने भी हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में सर फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, उसके रिमेन्स आते हैं, तो उसको देख कर मेरे को एक आइडिया आया। मैंने कहा अरे, हम लोग गुलाब जल की बात करते हैं, तो हम लोग गुलाब जल से क्या कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, उसको धूप में सुखा रहे हैं, उसमें केमिकल एड ऑन, नॉट एग्जैक्टली द केमिकल, जो भी उनकी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं उसको एड ऑन कर रहे हैं और फिर जाके वो गुलाब जल बन रहा है। इसी तरीके से धूप बत्तियां बन रही है, रॉ मटेरियल हमारे पास में, फूल आप देख लो उत्तराखंड में कहाँ कमी है, इतने सारे फूल हैं, हरिद्वार ऋषिकेश आप चल जाइए, पहाड़ में चल जाइए, तो वहां पर से महिलाओं को, मेरे दिमाग में आइडिया है, क्योंकि और पूजा पाठ, क्योंकि हमारा उत्तराखंड ही देवभूमि है और यहाँ की नैसर्गिक ब्यूटी इतनी सुंदर है, देवी देवताओं का यहाँ पर वास है। ऐसा कभी नहीं होता मैडम कि मैं भी जब जा रही हूँ तो मैं धूपबत्ती लेकर के ही जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो अगर वो धूप हमारे किसी नेचुरल बाय प्रोडक्ट का हिस्सा होती है और उसको अगर महिलाएं एज एन स्टार्टअप वेंचर लेती है तो क्या गलत है। अब ये समझ में ये भी आया मुझे कि क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा ना टू एंड फ्रो नहीं कर सकती है। जैसे आज मैं चाहूँ कि कोई महिला है वो किसी गांव में है और मैं उसको बोलूँ कि तू देहरादून आकर के काम कर ले, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। शायद वो हमारे लिए भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। हम भी इतना ज़्यादा मूवमेंट, अगर मुझे भी कई बार दिल्ली जाना पड़ता है सर, कई कार्यक्रम होते हैं, मुझे भी आना जाना पड़ता है, तो मुझे अपने घर की व्यवस्था देखनी होती है, जो मैं आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज़ बता रही हूँ। तो इसी तरीके से महिलाएं कैसे अपना सब कुछ छोड़ करके आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे को जो समझ में आया कि महिलाओं को वहीं रह के उनको स्वरोजगार के तरीके समझाना मैडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे रिसोर्सेज है, मैंने आपसे बात कर ली, रिसोर्सेज है, लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में स्टार्टअप का और लोगों को अवेयर करने का कि किसी स्टार्टअप का हिस्सा आप एज एन महिला कैसे बन सकती हैं। और क्योंकि महिला टू महिला बात होती है ना मैम, तो ट्रस्ट ऑलरेडी बात करता है, वहां वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाता है, वो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं, वो बढ़ जाता है। और जो महिला हो सकता है उसके अंदर पता नहीं कितनी कुछ स्टार्टअप की मेरे से ज्यादा अच्छी सोच और टेक्निक हो, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। तो मेरे को ऐसी ऐसी महिलाएं मिली, मैंने उनको डॉट्स को कनेक्ट किया और अभी हमने एक बहुत भव्य कार्यक्रम कराया था मुख्यमंत्री सेवक सदन में। तो मैं बिजनेस उत्तरायणी का देहरादून चैप्टर में देख रही हूँ, जिसमें मेरा यही काम है कि हमारे पास जितने भी शासन प्रशासन से जो महिलाएं भी हैं चाहे वो पुरुष भी हैं, उनका जितना योगदान हमें स्टार्टअप के लिए मिल पाए, और हम उन महिलाओं को जिनको मे भी शिक्षा के अभाव की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से, अपॉर्चुनिटी के अभाव की वजह से एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो समझ नहीं पाती है, तो उनको उनसे कनेक्ट कराने का काम हमने किया। तो आपके इस प्रयास से अगर हम बात करें तो कितनी महिलाएं अपना स्टार्टअप लगा चुकी होंगी? मैम अभी तक तो मैं कहूँ तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्टअप की बात सिर्फ यही नहीं करेंगे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ स्टार्टअप की बात करेंगे कि जो हमारे साथ है हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं। तो जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड में हैं, चाहे वो हमारे प्रवासी महिलाएं हैं, उन्होंने हर जगह नॉर्मल भी मैं आपको कहूँगी तो जो मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 लाख से शुरू होने वाले स्टार्टअप्स हैं उसमें अपना योगदान देना शुरू कर दिया। और आए दिन मेरे पास में मैसेज आता है कि मैडम आज मैंने ये स्टार्टअप खोल लिया है, और इसके लिए मेरे को इन अधिकारियों की भी मैं खुद बोलूँगी कि आई अप्रिशिएट कि वो लोग भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक चैनलाइज कर दिया ना हमने, डायरेक्शन चैनलाइज कर दिया। तो कोई सोच रहा है नए स्टार्टअप की, कोई सोच रहा है बड़े वेंचर की, कोई सोच रहा है कि अपने आसपास जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका कैसे बेटर काम में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक झिझक खत्म हो गई, क्योंकि महिला एक फेस आ गई, झिझक खत्म हो गई, तो वो आगे बढ़ी तो हमने उन्हें डॉट से कनेक्ट करा। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे तो 250-300 स्टार्टअप तो नॉर्मल सी बात है इस इवेंट के बाद, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और उससे पहले ऑलरेडी वो महिलाएं थी जो बहुत अच्छा स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुकी है। एक महिला के तौर पर बाइक राइडिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ऐसा सवाल है जो मुझे बिल्कुल अपने बाइक राइडिंग के पहली जर्नी की तरफ ले जाता है कि जिस समय मैंने ये सोचा कि मुझे बाइक चलाना था तो मुझे कितना सपोर्ट मिला या मुझे कितने चैलेंजेस मिले। तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो मेरे घर से शुरू हो गया था, जबकि घर में सब लोग सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बात आई थी बाइक की तो क्या तुम चला लोगी, क्या चला पाओगी, क्या इसको हैंडल कर पाओगी, इतनी भारी बाइक लेना भी तुम्हें रॉयल एनफील्ड है, अगर वो गिर गया, कोई एक्सीडेंटल कॉज हो गया तो क्या होगा। अभी भी ऑप्शन है, कोई हल्की गाड़ी ले लो, चोट लग गई तो क्या होगा, अभी भी ऑप्शन है, कोई हल्की गाड़ी ले लो, ऐसा कर लो कि आप इजीली चला पाओ उसको। और हल्की गाड़ी में तो एक्टिवा सब जगह फेमस है, हर एक घर में है। तो मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, मुझे ऐसा लगता था कि क्यों सबसे पहले
कोई अपॉर्चुनिटी देने से भी पहले, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरे घर वालों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने कहा आप ले सकते हो, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे को एक सोशल बाउंड्रीज में कैद कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कितनी महिलाएं जो है बाइक राइडिंग कर रही हैं, उदाहरण क्यों गिनाए कर रही जाते हैं, हैं। उदाहरण भी आ जाते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, फलाना शर्मा आंटी, फलाना ये आंटी, उनके घर में उनकी बहुएं ये चला रही हैं, वो चला रही हैं, लेकिन बाइक कोई नहीं चला रहा है। बाइक तो चलो फिर भी थोड़ी हल्की, बुलेट तो बहुत हैवी होती है। तो मैंने ये कहा अपने घर वालों को, मैंने कहा एक काम करते हैं जस्ट टू मेक देम, और मेरे लिए तो वो चैलेंज था ही था, लेकिन बहुत बड़ा एक मतलब मेरे खुद के लिए भी ये था कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके मन में द्वंद्व भी चल रहा होता है ना कि हाँ आपने कह तो दिया है, हाँ विल यू बी एबल टू डू। तो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो इनिशियली स्कूल लेवल से ही है। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, बाइक के शोरूम में चलते हैं। चलिए अच्छा ठीक है जी, घर वाले राजी हो गए कि ये तो देख के मना कर देगी, जब वो खुद ही बताएगा कि भाई ये इतनी भारी बाइक है, आप ले जा नहीं सकते। वो लोग कहते हैं कि मैडम पहले आप बैठ के देख लीजिए एक बार, ठीक है। और उनके आगे एक शीशा रखा हुआ था, मैं आपको अपना इंस्पिरेशन बता रही हूँ। मैं बैठी बाइक में, सामने शीशा था, और मैंने पहली बार अपने आप को पूरे बाइकिंग अटायर में सामने शीशे में देखा, एक बाइक में। तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक दुर्गा की सवारी होती है ना, सिंह। तो मुझे ऐसा लगा, वो फील आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पावर आई कि अरे मेरी सवारी तो ये है, यही है। अब बात आती है कि आप चला लेंगी, ठीक है, क्या आप उसे हैंडल कर लेंगी। तो हमारे पास में जो है वो टेस्ट ड्राइव जो होता है, तो लाइक माय हस्बैंड वाज देयर ऑफ कोर्स, तो कहते पहले मैं एक बार चलाता हूँ, मैं करता हूँ इसको। तो मतलब पुरुष भी देखो सपोर्टिव होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। तो वो जो बाइक सेल कर रहा था ना, वो कहता है नहीं नहीं आप ना मैडम को ही जो है इस पे जो है स्टार्ट करने दीजिए, मैडम को ही, क्योंकि आप ले रहे हैं मैडम के लिए, तो एक बार जरा इनको ही देखने दीजिए। मैम आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने आपको दुर्गा और सवारी वाली बात कही ना, वो इतनी यथार्थ थी कि जैसे ही वो सेल्फ स्टार्ट बाइक है आजकल, तो आपको पता ही है, तो मैं जैसे ही बाइक पे बैठी, मैंने उस पर सेल्फ स्टार्ट दिया, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी बस एक गियर लगाने की। और उस दिन मैं बाइक चला रही थी, और बाइक चला करके मैं सीधे मसूरी गई, वहाँ एंड किया मैंने। अरे वाह, पहला ट्रायल मसूरी पहला ट्रायल। तो कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। तो जब मैंने बाइक चलाई, मैं मसूरी तक गई, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दौरान मुझे इतने लोगों ने थम्स अप किया, और मैं ये सोचती थी मैंने ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया है, ठीक है। मैंने सोसाइटी के उस चैलेंज को लिया, मैंने अपने मन के द्वंद्व को भी देखा है, मैंने सोसाइटी की आंखें भी देखी है, मैंने ये भी देखा है कि कोई महिला अगर किसी काम को करने के लिए आगे जाती है, तो 80% मैडम उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बात हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, बात होती है आपके मन, चेतना, और आपके बारे में जो सोचा जा रहा है, जो एक टैबू होता है। मुझे वही ब्रेक करना था। तो वो जो मेरी सवारी आई ना, सिंह सवारी मेरे साथ में, तो वो फर्स्ट राइड जो है, अभी भी जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं अरे तुम तो पहली राइड में मसूरी पहुंच गई, मैंने कहा दैट वाज मेंट फॉर मी ओनली। और वो एक मैसेज था कि आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो। आपने साबित कर दिया, महिला तुम शक्ति हो, सब कर सकती हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने ये पैशन अपनाया, एक सोशल कॉज आपने पहल की इस चीज़ की, तो उसके लिए टीचिंग को छोड़ना कितना मुश्किल था आपके लिए? यस, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि आप एक, जैसे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट इट बी आपके घर में आपके घर वाले आपके कितने ही सुविधा संपन्न क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जो आप अर्न करती है उसकी चमक चेहरे पे कुछ और ही होती है, ठीक है। इवन देन व्हेन इट इज ओनली 1/4 ऑफ द इनकम जो कि आपके परिवार में, लेकिन वो आपका है, आपका फुल राइट है। तो उसकी चमक जो होती है ना, क्योंकि मैं शुरू से वर्किंग रही 20 इयर्स मैंने टीचिंग में, अब मुझे टीचिंग छोड़ना था, तो इसका मतलब होता है मुझे अपना फाइनेंशियल जो बर्डन होता है एक, वो फैमिली में एक दोबारा आना था। नॉट बर्डन, मतलब वी आर गुड इन टू दी फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं से एक होता है ना कि यार आप तो हमेशा से वर्किंग रहे हो, और आप अचानक आकर के जो एक सामाजिक काम के लिए, सोशल वर्क के लिए, जिसको ये कहा जाता है 24/7 होता है, ठीक है, आपको इतने एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तो आप कैसे करोगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे सामने कि अगर अब मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूंगी, तो फिर समाज में जाना और अपने आप आर्थिक के लिए, तभी तो मेरे दिमाग में आया ना कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। हम तो मैम क्वालिफाइड थे, ओवर क्वालिफाइड थे, तो हमें तो कहीं ना कहीं जॉब मिलनी थी, लेकिन कुछ उनसे महिलाओं को देखो ना जो क्वालिफाइड ही नहीं होती है, और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शिक्षा का अभाव है। तो मैंने अपना टाइम, जब मैंने जॉब छोड़ी और फाइनेंशियल एक डिपेंडेंसी मुझे लगी, अपने आप में महसूस हुई, तो मैंने फिर उस महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में इस बात को सोचा कि वाकई जिनकी तो बात भी नहीं सुनी जाती है घर में, फाइनेंशियल तो बहुत दूर की बात है,
तो इनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं जो मेरी लाइफ़ में होता गया ना, एक के बाद एक स्टेप होता गया, उसको मैंने सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया। इतने सालों की जर्नी में कोई ऐसा एक किस्सा जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, वैसे तो इतने सालों की जर्नी में कोई एक बहुत सारे होती है किस्से ना एक हुए हैं। बात जो दिल को छू जाती है, मतलब लाइफ लॉन्ग वो किस्सा याद रहता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि मेरे साथ में स्कूल टाइम में एक स्टूडेंट पढ़ा करता था, मतलब क्लासमेट्स थे हम लोग, समझ लीजिए। तो उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके मम्मी-पापा दोनों एक रोड एक्सीडेंट में दे वर नो मोर, राइट? मैं जब उस लड़के को देखती थी, क्योंकि वो बैचमेट ही था, हमारा क्लासमेट ही था, तो मैं उसे देखती थी कि वो ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करता है। तो एक दिन हम लोगों में ऐसी बात चल रही थी क्लास में बैठकर, तो मैंने नॉर्मली ऐसे कहा था, मैंने कहा था वक़्त और हालात जो हैं वो इंसान को जो है, इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। इस तरीके का कोई डिस्कशन, क्योंकि हम ग्रोन अप बच्चे थे, 11-12 के बच्चे थे, तो ऐसी बात चल रही थी। तो वो मुझे आकर के कहता है कि हम वक़्त और हालात के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं। उसके बाद हम पास आउट हो गए, वो चला गया, मैं अपनी लाइफ़ में आ गई, सब हो गया। मैडम आप यकीन नहीं करेंगे, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, तो वो उस स्कूल में एज़ एन लेफ्टिनेंट बन के आया। वो मुझे पहचाना, क्योंकि हम लोग का बहुत टाइम पीरियड एकदम अलग हो गया था, सब बच्चे फिर अपने-अपने करियर में चले जाते हैं, सब कुछ। तो मुझे ऐसे देख कर के कहता है, "पहचाना तुमने मुझे?" मैंने कहा, "सॉरी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड।" अब मैं उसका नाम यहाँ बोलना चाहूँगी, उसका नाम है पंकज जोशी। और वो उस समय उसने क्या किया कि पूरी जिस तरीके की उसके सर्कमस्टेंसेस घर की थी, मम्मी-पापा नहीं रहे बहुत इनिशियल स्टेज में, पर उसने प्रूव करके दिखाया कि वक़्त और हालात के आगे कोई घुटने नहीं टेक सकता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक और टर्निंग पॉइंट उसी स्कूल में भी मेरे को एक और मिला कि हमारे साथ में एक अकाउंटेंसी के टीचर थे। तो ही वाज़ जस्ट लाइक कि उनके पैरों में पोलियो था। तो 3rd फ्लोर पे हमारी अकाउंटेंसी की क्लास चलती थी, जहाँ हम लोग जाते थे पढ़ाने के लिए। तो उस समय मैं कॉमर्स पढ़ा रही थी, वो अकाउंट्स पढ़ा रहे थे। अब ना मैं उनको मैम पता है कैसे देखती थी कि वो अपने आप चल के, एक साथ में उनका बैसाखी है और उसमें वो चल करके 3rd फ्लोर तक जा रहे हैं। ठीक है? जितने बार हम लोग का पीरियड एक्सचेंज होता था, कोई टीचर नीचे आ रही है, कोई ऊपर जा रहा है, हम लोग देखते थे। तो जब मैं उनको देखती थी ना, वो ना मेरे अंदर नॉक-नॉक सा कर देते थे। तो मैं ये सोचती थी कि इनको भगवान ने किसी वजह से, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि वो फिज़िकली अच्छे होते, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर हम कैसे हार मान सकते हैं? तो कहते हैं ना, आपका इंस्पिरेशन कहीं भी आपको मिल सकता है, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। तो जब तक मैं टीचिंग फील्ड में रही, बिकॉज़ वी बोथ वर देयर टीचर, तो उनको देख के मैं रोज़ उनसे इंस्पायर्ड होती थी। बस मैम ऐसी छोटे-छोटे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आपकी लाइफ़ को कब बदल देती है, कब आप लोगों के लिए इतनी प्रेरणा बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। जी, जी, जी। अभी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, क्या बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहले सोच। अगर सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। और अगर सोच महिलाओं के संदर्भ में ये आ जाती है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ बातों में नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी होना चाहिए। जब महिलाओं की बात की जाए आर्थिक निर्भरता की, जब महिलाओं के लिए बात की जाए कि सामाजिक बदलाव की, एक रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलने की, तो इन जगहों पे बहुत बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सोच कहाँ से है? समाज से है। हम कहाँ हैं? हम समाज का हिस्सा हैं। एक महिला सुबह से शाम तक काम कर रही है, और मैं बोलती हूँ पुरुषों से कहीं ज़्यादा काम कर रही है। और इसमें मैं सिर्फ यही नहीं कहती वर्किंग वुमेन, मैं तो वो कहती हूँ जो होम मेकर भी हैं, अपना पूरा योगदान दे रही हैं। उसके बावजूद भी उनके लिए क्या सोच आती है हमारे समाज के? क्या उनको अपनी इस कंट्रीब्यूशन के लिए कहीं रिकॉग्निशन मिलता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर सोच बदल जाए महिलाओं के प्रति, और घर में हो चाहे बाहर हो, हर जगह उनको उनकी वैल्यू मिले, और हर जगह उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी शक्ति को पहचाने, और समाज के जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही अगर उनके लिए प्रेरणा बन जाए, और वही अगर उनके लिए रास्ता बना दें। जैसे बोलते हैं ना, हर्डल्स बहुत सारे आ जाते हैं। आप एक बार बाहर काम करने के लिए निकलिए, आप 80% तो आप हर्डल से गुजर रहे हो, फिर 20% यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू द वर्क, नॉट पॉसिबल। तो जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, तो महिला के लिए प्रेरणा भी तो वहीं से आएगी, रास्ते भी तो वहीं से बनेंगे। जैसे अभी हाल ही में सीएम आपको महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित कर चुके जी, हैं। जी, जी। राज्यपाल आपको आयरन लेडी कहते हैं। जी, जी, जी। कितने गर्व की बात है।
बहुत गर्व की बात है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि ये सब मेरे लिए मेरी एनर्जी है। अगर आप मुझे कहें कि आप आगे कितने सालों तक काम करूँगी, तो मैं ये कहूँगी कि अगर मुझे इसी तरीके की प्रेरणा मेरे अपने राज्य से मिले, मेरे अपने भारत देश से मिले, तो मैं ऐसा काम कर जाऊँगी जिसमें आप फिर मुझे कहेंगे कि मैडम आपने ये काम भी कर लिया, आपने ये चैलेंज भी ले लिया। तो आई कैन डू बिकॉज़ आई फ़ील कि मेरे को अगर कोई मोटिवेशन मिल रही है। देखिए ये सब इनका प्यार है, ये सब इनकी हुँ, मोटिवेशन है, और ये सब इनडायरेक्टली हमें ये कह रहे हैं, हम हैं बच्चे तुम आगे बढ़ो, वी आर देयर। अगर राज्यपाल मुझे कह रहे हैं, अरे यू आर तो आयरन लेडी, आई फील वेरी प्राउड ऑफ, मुझे लगता है कि हाँ, थैंक यू सर सो मच कि आपने वो रिकॉग्निशन मेरे को दी, और वो पता नहीं कितने लोगों के लिए मोटिवेशन है। हुँ, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कहते हैं कि आगे आओ बढ़ो, तो वो हमारे लिए कितने सम्मान की बात है। तो मुझे ये जो मोटिवेशन है मैडम, वो मुझे दिन रात सोने ही नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आज इससे दे बड़ा और करना है, कुछ कुछ करना है। और कुछ करना है, कुछ और अपने राज्य के लिए करना है, हुँ, अपने देश के लिए करना है। तो मैं इसी मोटिवेशन के साथ सोती हूँ, इसी मोटिवेशन के साथ उठती हूँ, ये ही मेरी एनर्जी है। आपकी इस ऑर्गेनाइज़ेशन से कितनी महिलाएँ जुड़ी हैं? या अगर हम बात करें तो पुरुष भी जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली। तो इन सबको एक मंच पर लाना कौन-कौन से स्टेट से सब संगठित हुए हुए हैं? देखिए, बड़ी अचरज की बात है वैसे कि पैशन तो हर किसी के मन में था, हुँ, उनको कनेक्ट करने की देरी थी। हुँ, मेरे पास में जब मैंने अपना मनुशक्ति बाइकर्स ग्रुप शुरू किया, तो मेरे पास में सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, आउट ऑफ उत्तराखंड जितने लोग थे और जितनी महिलाएं थी जो बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम भी कर रही हैं, हुँ, उनके कॉल आए कि मैडम आपका तो बाइकर ग्रुप है, हमने आपके बाइकर ग्रुप के बारे में बहुत सुना है, आप सोशल कॉज के लिए करती हैं, हुँ, हमें भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हुँ, हमने कहा अच्छी बात है। तो अब मेरे साथ में महिलाएं जुड़नी शुरू हो गई, सिर्फ उत्तराखंड से नहीं, बाहर से भी। हुँ, तो इन टोटल हमारे पास में अभी 80-100 महिलाओं का बैच चलता रहता है। हुँ, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाइकर्स ग्रुप सिर्फ महिलाओं के लिए, हमारे पास में पुरुष भी हैं साथ में। हुँ, और उसके पीछे रीजंस भी होता है, कई बार लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग बाइक है, तो हुँ, यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के सेल्फ हेल्प से, सपोर्ट से, हुँ, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम से हम लोग काफी अच्छे से जो है। हुँ, और कई 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 तो मेरे पास ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों बाइकर है, अच्छा। तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है। कई में ऐसे हैं जहाँ पर हुँ, 1 2 3 जनरेशन के बाइकर्स हैं हमारे पास में। उसके पीछे रीजन यही है, जैसे मैंने आपको हुँ, बताया था ना कि डॉट्स को कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत हुँ, थी। तो महिलाएं मेरे से जुड़ती गई, कनेक्ट होती गई, हम लोग पता नहीं कितनों को एक सिंबल दे जाते हैं, एक मैसेज दे जाते हैं सोसाइटी में हुँ, कि देखिए आप निकल के आइए, अपने एक शेल से बाहर आइए, उस शेल को ब्रेक कीजिए आप, हुँ, तो आपको दिखेगा कि स्काई इज द लिमिट। लोग हुँ, आपके साथ में आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए हुँ, तैयार हैं। ठीक है। तो इस संस्था से, इस संगठन से जुड़ के जो महिलाएँ आपके साथ जुड़ चुकी हैं, उनके जीवन में आपसे जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया? बहुत फैंटास्टिक बदलाव आया। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी महात्मा पुरुष से मिलते हैं, तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका जो फेस का ग्रेस है ना, हुँ, वो जो ऊर्जा आपके फेस पे आती है, वो बता देती है कि जो है वो कितने ज़्यादा अंदर से एनर्जाइज़ हैं। तो जो महिला मेरे पास में पहली बार आई थी, कई कई ऐसी महिलाएँ भी होती हैं जो पहली बार आती हैं, जो सीखती हैं, हुँ, फिर वो हुँ, आती हैं। तो ये सारी की सारी महिलाएँ जब मेरे साथ में होती हैं ना, हुँ, तो इनके फेस में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी चमक, एक चैलेंजेस को लेने की जो इनकी ललक है, और एक के आउट ऑफ द वे सोसाइटी की एक जो एक नॉर्मल धारा है उससे विपरीत दिशा में बह करके काम करने हुँ, की जो चमक होती है, वो सब उनके फेस में है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा। हुँ, मैक्सिमम देखा जाता है कि महिलाएं ज्योग्राफिकली बहुत वीक होती है, उनको हुँ, डायरेक्शंस और इधर उधर नहीं पता हुँ, होता है। हुँ, बाइक राइडिंग के माध्यम से उन्होंने अपने आप में पूरी ज्योग्राफी स्टडी करी अपने उत्तराखंड की। हुँ, और बाइक राइडिंग के माध्यम से जब आप अपने राज्य के चाहे कह लीजिए अपने स्टेट के या अपने उसके कंट्री के हुँ, हर एक कॉर्नर पे जाते हैं, हुँ, तो वहाँ की जो विविधता है, जो कल्चर है, जो डिफरेंट ट्रेडिशंस है, आप वो सब सीखते हो। और जब आप सीखते हो तो आपका खुद का ज्ञान का भंडार इतना हो जाता है, इतना हुँ, उत्सर्जित हो जाता है कि आप जो है 10 लोगों को जाकर के आप फिर मैसेज करते हो। तो वो महिलाएं क्या करती है कि जब बाइक राइडिंग के लिए जाती है और उसके बाद जब आती हैं, तो क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस तो बहुत हाई हो चुके हैं, और शायद कहीं ना कहीं इतने हाई हो चुके हैं कि समाज भी उनकी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो जब महिलाएं इस तरीके के राइड करके वापस आती है ना, और जब वो अपने घर के मैनेजमेंट को देखती है तो कुछ भी नहीं है। तो जब उनके सही में। पास में बड़े बड़े इश्यूज घर के डाइनिंग टेबल पे होते हैं और जो डिस्कस हो रहा होता है वो उनका पार्टी नहीं बनती है, कहते मैडम मेरे तो लाइफ चेंज हो गई इसके बाद, मेरा तो सोच बदल गया। बिकॉज दैट सोच, एज आई टोल्ड यू ना, हुँ, सोच उसका बदलना,
महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में समाज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महिलाओं की अपनी भी सोच बदल रही है। वो भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन रही है, वो अपनी शक्ति को पहचान रही है। और अब देखिए कहाँ नहीं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर कहाँ फील्ड में। नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। तो आपका जो बाइक राइडिंग का ये सफर है, सबसे लंबा सफर कौन सा रहा और सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? देखिए सबसे बड़ी चुनौती सफ़र तो देखिए ऐसा है कि अगर साथ में ग्रुप हो तो आप बहुत लंबा सफ़र भी आराम से, बिकॉज वहाँ पर रास्ते में नेविगेशंस होती हैं, आपके हॉल्ट भी होते हैं, आपको कई जगह रुकना भी पड़ता है। जैसे देहरादून से गई तो जब आप 1 डे ड्रिवन पूरा चल रहा है तो मनाली आपका हॉल्ट बन जाता है। फिर जब आप मनाली रुकते हो तो उसके बाद में आप सिशुर वैली तक चले जाते हो तो फिर उसका वहाँ पर आपको हॉल्ट बन जाता है। तो चुनौतियाँ तो ऐसी है कि आप बाइक चला रहे हो पतली पतली पगडंडियों में, लद्दाख की, आप चलिए एक लॉन्गेस्ट ड्राइव में लद्दाख मान के चलती हूँ, तो वहां पर आप चला रही हैं बाइक, ठीक है, अचानक आपकी बाइक यहाँ है और जस्ट 1 सेकंड की दूरी पे आपके सामने एक बड़ा सा ग्लेशियर नीचे आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा हुआ? और ऐसा हुआ, मेरे साथ तो हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन देखिए उसके बाद मजेदार बात ये थी, ना मैंने अपनी बाइक छोड़ी, ना मैं पैनिक हुई। वहां पर फटाफट हमारी जितनी भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होती हैं वो आती हैं, वो फटाफट जो है वहां से बर्फ हटाती है। तो वो फटाफट बर्फ हटाए, उसके बाद एक सोच आती है यार कंटिन्यू करना है या यहाँ पर स्टॉप करना है। तो फिर दिल से आवाज आती है नहीं कंटिन्यू करो, ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। तो इस तरीके की कई चुनौतियां हमारे साथ में ड्यूरिंग द बाइक राइड आती हैं, हम उसे फेस करते हैं और हर एक चुनौती हमें और स्ट्रांग बनाती है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि इन चुनौतियों को कैसे इसको टैकल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के घर में शायद मेरी जैसी आपकी जैसी महिलाएं नहीं मिलेंगी मैडम। कई जगह ऐसी हैं कि आई से कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है उनके लिए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और सोच ये है कि भाई देखो मैं भी तो एक पेरेंट हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैंने भी अपने बच्चे बड़े किए हैं, लेकिन शुरू से ही एक सेल्फ डिपेंडेंसी का पार्ट पढ़ाया उनको कि बेटा मम्मा तो है, लेकिन मम्मा वो नहीं है कि जिसके ऊपर आपने पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना है, क्योंकि मम्मा भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उनका भी अपना अस्तित्व है। मम्मा तो आपके पीछे है, आपको फ्रंट में रहना है। आपको फ्रंट में रहना है, मैं आपके पीछे हूँ। तो कई बार ऐसे मेरे को भी फेस करने को हो जाता है, जैसे क्योंकि मैं एक सामाजिक जो है कामों से सरोकार रखती हूँ, तो मैडम मैं 24/7 चलना होता है। कभी आप भारत स्काउट एंड गाइड है, कभी आप जो है सिविल डिफेंस में हैं, कभी आप उत्तरायणी मीट के लिए जा रहे हैं, कभी आप मीटिंग्स ले रहे हैं। तो मतलब रोज का कुछ ना कुछ एक सिस्टम हमारा लगा होता है, एंड वी फील गुड ऑल्सो दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट। इसी महिला ने जिसने पूरी जिंदगी दे दी आपकी गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके सारे तीज त्योहार उनके नाम से। मैम पूरी कपड़ों की मार्केट महिलाओं के नाम से चल रही है। बिल्कुल। फिर एट द एंड ऑफ डे व्हाट शी नीड्स इज आपसे 2 बोल प्यार के, ठीक है, और आपसे ये चाहती है कि वो कुछ भी काम करे क्योंकि वो अच्छा ही करेगी। अगर महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो सबसे पहले शिक्षा पे लगाएगी पैसा, ये सबको पता होता है, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, बट द ओनली थिंग इज दैट राइट टाइम पे राइट मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ये आपकी लॉन्ग जर्नी के दौरान सेफ्टी के एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं? यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये बात आती है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा जो है बाइक राइडिंग का ग्रुप जाता है तो ऐसे नहीं जाता है मैडम, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स में ये होता है कि सबसे पहले हेल्थ की बात आती है, तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है। अच्छा। सेकेंड थिंग कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, कि आप कहीं निकल रही हैं, आप सोलो राइड पे जा रही है, तो जितने भी हमारी सेवाएं होती हैं, चाहे जिसमें आप एम्बुलेंस ले लीजिए, बिकॉज आप जर्नी पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस जिस स्टेट में ट्रैवल करते हैं वहाँ की जो सेवाएं होती हैं, आपातकालीन सेवाएं, उनके नंबर हम रख लेते हैं अपने पास में कि कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाए तो देखी जाए। वहाँ पहले इन्फॉर्म भी किया जाता है? हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी, वो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वो तो इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में क्या होता है, आपके घर वालों की कनेक्टिविटी तो होती है, फिर आप एक आरएसए भी ले लेते हो, रोड साइड असिस्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी हम लेके चलते हैं। और फिर अगर मान लीजिए इस दौरान जब हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं और कहीं पर रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, तो वहां पर से भी हमारी कनेक्टिविटी होती है कि भाई आपने इतनी जर्नी कर ली, अब थोड़ा सा बाइक को स्टे कराओ। इस दौरान भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी चीज आती है सामने, वो ये आती है कि महिलाएं टेक्निकल समझती हैं। फिर वो देखती है कि अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आती है गाड़ी में तो आप उसको अपने आप से कैसे हैंडल कर सकते हो। तो वो टेक्निक जब वो समझ जाती है तो कई महिलाओं को आपने देखा, मेरी बाइक राइडिंग वाली महिलाएं कहती है मैडम आज तो मैंने इसकी सर्विसिंग खुद ही कर डाली। और हम घर पे भी तो सर्विसिंग ही करते हैं, हमारे बच्चे हमें परेशान करते हो तो उनकी भी सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो इट हैपेंस दैट वे कि महिलाएं सीखती फिर बहुत कुछ है। अगर एक बार आपका एक्सपोजर मिल जाता है ना, यू लर्न लॉट मेनी थिंग्स, आप बहुत कुछ सीखती हैं। आपने पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, स्काउट गाइड, हर क्षेत्र से आप जुड़ी हैं। इसके साथ ही और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप
बहुत बेहतर से बेहतर कार्य कर रही हैं। जी, 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 जी। तो कैसे मैनेज करती हैं ये सब? ये मेरे पास ही ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सारी महिलाओं के लिए है कि आखिर आप घर चलाती हैं, आप बच्चे पढ़ा रही हैं, आप हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी गुड, रिश्तेदारी भी आपने संभाली हुई है, 30 त्योहार आपके नाम से हैं, आप मैनेज कैसे करती हैं? तो जब मैं महिलाओं को इस तरीके से देखती हूँ कि भाई वो देखो अपने आप ही लगा रही हैं, अपने आप मैनेज कर रही हैं, तो जिस दिन से इनिशियल अपने घर पे माइक्रो लेवल से ही जब वो मैनेजमेंट सीख जाती हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, तो जो बाहरी मैनेजमेंट होता है जिसको कहते हैं समाज का वो मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास में एक ऐसा वर्ग होता है जो बिजनेस मैन भी है, ऐसा वर्ग है जो है सर्विस क्लास भी है, ऐसा वर्ग है जो डॉक्टर इंजीनियर्स भी है, तो वहाँ उस मैनेजमेंट में थोड़ा सा अभाव आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है इतनी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम अपने डॉट को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, जब हम एक कदम घर से बाहर रखते हैं, घर का मैनेजमेंट तो हम परफेक्ट कर ही रहे हैं, उसके बाद जब हम बाहर आते हैं ना, तो फिर वही बात हमें भी यही लगता है, अरे ये इतना सा काम था, ये तो हम ऐसे कर लेते, ये तो हम आराम से मैनेज कर लेते। समय कैसे निकाल पाती हैं इन सब के लिए? समय निकालना, यस, क्योंकि इसके लिए तो पूरी योजना बनानी पड़ेगी। आज इस जी। कार्यक्रम के लिए है, आज उस क्षेत्र के लिए, आज उस जी, क्षेत्र जी, के लिए है। जी, 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 क्योंकि ये सब निकालना भी, इन सब जी। के लिए समय निकालना भी संभव जी, 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 नहीं हो पाता कई बार। नहीं हो पाता। मैं कहती हूँ हाईएस्ट इज द अथॉरिटी, हाईएस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी काम जब मुझे ज़िंदगी में मिला है तो मैंने उसका अपना दायित्व समझा है, जिम्मेदारी समझी है। तो अगर आज की डेट में मैं सामाजिक सरोकार के साथ में जुड़ी हूँ, और चाहे आप मेरा जो है सिविल डिफेंस ले लीजिए, चाहे बिजनेस उत्तरायणी ले लीजिए, चाहे भारत स्काउट एंड गाइड ले लीजिए, चाहे मेरा अपना संगठन ले लीजिए जिसको मैं चला रही हूँ, मनुशक्ति संगठन, जो पर्यावरण के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है, हम 2.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं, चाहे आप बात करिए मनुशक्ति बाइकर ग्रुप की बात कर लीजिए, तो ये सब क्या है? ये सब जिम्मेदारियां तो है समाज के लिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर बीइंग डेस्टिन्ड बाय द गॉड, भगवान ने आपको कुछ कामों के लिए चुना हुआ है, तो वो आपको ऐसी एनर्जी दे देते हैं। और जब आपके अंदर वो एनर्जी आती है ना, तो आप ऐसे मैनेज करते हो, मैडम ऐसे मैनेज करते हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको आपका मनपसंद काम करने को मिल जाता है, उसके लिए समय निकल जाता है। यस, आप 24/7 वो काम बिना थके कर सकती हैं। और क्योंकि मेरा ये मनपसंद काम है, इसलिए मैं 24/7 समय निकालती हूँ। ये बात मुझसे कई लोग पूछते हैं, मैडम आप मैनेज कैसे करती है बताओ। मैंने कहा मैनेज, यू गिव मी वर्क, आई विल डू। तो ना मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, जिम्मेदारी का एहसास मुझे होता है, और मैं इन सब काम को जो मैं करती हूँ, मैं इन कामों को थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग मेरी एनर्जी हो। तो अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरे लिए ट्रबल हो जाएगा, अगर मैं काम करूँगी तो दैट इज गुड, दैट इज एन एनर्जी फॉर मी। एक मैसेज महिलाओं के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए एक मैसेज मेरी तरफ से स्पेशली जो आता है, वो हमेशा ये आता है कि नारी तो नारायणी है, और तुझे अपनी शक्ति को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन किसी महिला का साक्षात्कार उसकी अपनी शक्ति के साथ हो जाएगा, तो आप ये मान करके चलिए कि महिला को फिर कोई भी शक्ति कहीं भी रोक नहीं सकती। तो सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी शक्ति पहचानें, अपना सामर्थ्य पहचानें, और आगे बढ़ें, आगे आए। स्काई इज़ द लिमिट। और शुरू से मैं हमेशा कहती हूँ कि पंखों से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। तो अपना हौसला बनाए रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीपा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यह थी हमारे साथ ममता पांगती नागर जी, जिनका हर सफ़र हर उस महिला को उड़ान देता है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।